हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 18 परनिंदा। परनिंदा मतलब दूसरों की बुराई। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समाज में फैली निंदा की प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि निंदा की प्रवृत्ति से कोई भी अछूता नहीं है। कुछ व्यक्तियों ने तो इसे अपने जीवन के अन्य कार्यकलापों की भांति आवश्यक बना लिया है। यह एक ऐसा अनकहा सत्य बन चुका है जो किसी भी दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं है। इसी अप्रिय चलन को लेखक ने मनोरंजक ढंग से दर्शाया है। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। हमारी हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी में रस होते हैं, वो 10 हैं। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया, तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। ऑडिटोरियम मतलब सभा भवन, जहाँ बैठकर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और ना किन्हीं अन्य उपकरणों की, उपकरणों मतलब साधनों की, ना निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट मतलब झगड़ा या बखेड़ा, ना सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, किल्लत मतलब तंगी, ना मासिक चंदा। बस एक श्रोता भर चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी मतलब रोक टोक। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते। परनिंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। जो लेखक है, इन्होंने पहले ही कहा है कि जो ये परनिंदा को वह व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इस परनिंदा के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए, ये सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन है। दूसरों की निंदा करने में, बुराई करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, और इसके लिए ना तो किसी ऑडिटोरियम की, ना किसी सभा भवन की आवश्यकता है, ना कोई साधनों की, ना भाई निमंत्रण पत्र छपवाना है कि आओ आज इनकी निंदा करना है, इनकी यहाँ निंदा करने जाना है तो तुमको निमंत्रण पत्र भेजें, और किसी भी चीज़ की कोई भी, ना उनको कोई चंदा इकट्ठा करना है, और समय की पाबंदी भी नहीं है कि 1 घंटे करना है कि 2 घंटे, जितना आपको समय हो, जब तक आप निंदा करना चाहें निंदा कर सकते हैं। तो परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है और निंदक भी रसलीन है। कबीरदास सैकड़ों वर्ष पुराने संत थे, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। उन्होंने ही लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तिनका कबहु न नींदिए जो पायंतर होए, कबहु उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। का अर्थ ये है, कबीरदास जी ने इन दोहों के माध्यम से अपने जो दोहे उन्होंने लिखे उनसे कह रहे हैं कि वह निंदा करने वाले को बहुत अच्छा मानते हैं, और कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने आंगन, अपने पास उसको रखना चाहिए। आंगन कुटी छवा कर अच्छे से प्रेम पूर्वक उसे अपने समीप उसे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह बिन पानी साबुन बिना, ना तो पानी ना साबुन, किसी ही बिना हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें दिखाकर, उजागर करके हमारे स्वभाव को निर्मल करता है। उसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तिनका कबहु न नींदिए, छोटा सा जो घास का तिनका रहता है, यदि वो भी अपने पाँव के नीचे आ जाए तो उसे भी तुच्छ समझकर कभी नींदना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वही छोटा सा तिनका
उड़कर आँखों में हमारे चले जाए तो अत्यंत घनघोर पीड़ा देता है। कबीरदास जी तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीठ पीछे ना की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। परोक्ष मतलब पीठ पीछे या गैर हाजिरी में। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करने की नहीं चाहेगा। यदि निंदक दोबारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे। ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनकी मुँह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसन चतुर थी। उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए, और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप हमेशा पर निंदा में लीन पाएंगे। यदि पर निंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुँह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते वक्त उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया, उनकी प्रशंसा की। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज़ रेंकने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहाँ पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। संयोजक मतलब सभी सभा समितियों का प्रबंध करने वाला। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई, इस संसार में संयोजक दुर्लभ है। धन्य हैं आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद हैं। अपवाद मतलब सामान्य नियम से भिन्न धारणा या विचार वाले। आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर हूँगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। ज्यों ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था। कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। मैंने उन्हें टोका भी, भाई साहब, उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही पिल गए। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार, बुराई करने का मज़ा तो पीठ पीछे ही है। सामने तो मूर्ख कहते हैं, पर हमारे कहने से क्या होता है। लोग मौज उड़ाएं और हम जवान से भी ना कहें। बात समझ में आई कि उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं, किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आईं और लगी इनको धमकाने। जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी, वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। साक्षी मतलब गवाही देने वाला। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे। रंगे हाथों पकड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चोरी करते पकड़े जाना। लेने के देने पड़ गए। बड़ी मुश्किल में माफ़ी मांगकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे
इनसे कितनी बेगार कराती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी आदत पड़ गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार क्यों नहीं अपनी जबान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं। क्या दूसरे की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता। भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चला चलता। मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूं, इतने बाल मेरे सिर में नहीं हैं। अब भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला गया। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। औपचारिक मतलब दिखावटी, रस्मी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, वह भी बिना किसी कारण के। भाई साहब, नित्य ही निंदा करने का इनकी दुर्गति होती है और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की, वादा किया कि किसी की निंदा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। तो इस व्यंग्यात्मक पाठ के सहारे हमने यह सुना कि लोगों को सचमुच दूसरों की निंदा करने में बहुत ही आनंद आता है। लोगों को कितनी भी उसके कारण परेशानी झेलना पड़े, परंतु वे अपनी सादत से बाज नहीं आते।